साथ हैदराबाद में 2 धमाके हुए, 42 लोग मारे गए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 209 लोग मारे गए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 56 लोग मारे गए। 13 मई 2008 जयपुर में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, 71 लोगों की जान गई। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में, देश की राजधानी में 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 70 लोगों की जान जाती है। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 33 लोग मर जाते हैं। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला होता है, 6 लोग मारे जाते हैं। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला होता है, 12 लोग मारे जाते हैं। 30 अक्टूबर 2008 को असम के 4 शहरों में 18 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 81 लोगों की जान चली जाती है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका होता है, 17 लोगों की मौत होती है। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के मंदिर और रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है, 28 लोग मारे जाते हैं। और 26/11 को कौन भूल सकता है बॉस? यह हाल था 2004 से लेकर 2014 के बीच, और यह आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताई हैं। लिस्ट है बॉस। बड़े बड़े शहर, देश की राजधानी बचे नहीं थे जहां टेररिस्ट अटैक ना हुआ हो। जब देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले होते थे, वो दौर था 2004 से 2014। सीरियल ब्लास्ट होते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में अनाउंसमेंट होता रहता था कि अनजान चीज को मत छूइएगा, बम हो सकता है। आपने सुना है क्या 2014 के बाद से वो अनाउंसमेंट? स्पीकर बजता रहता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो छूइएगा मत, बताइएगा पुलिस को। बजना बंद करवा दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा सिस्टम बना दिया देश के अंदर। स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी। आज ये नहीं सुनाई देता ना, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है लोगों को। वो दौर था 2004 से 2014 के बीच, डस्टबिन उल्टे करके रखे जाते थे कि कहीं डस्टबिन में आतंकी बम रख के ना चले जाएं। आज डस्टबिन उसी काम में आता है जिसके लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें बम नहीं रखे जाते। नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छता अभियान चला रहा हूं, उसमें कूड़ा फेंको, उसी के काम आएगा। आतंकियों को डस्टबिन में हम पहुंचा देंगे। यही बात पीएम मोदी ने कल संसद में भी कही थी। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि दोनों दौर में क्या फर्क आया है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। हर जगह पे अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। यूपीए सरकार के दौर में आतंकी हमले होते रहते थे, लेकिन 2014 के बाद से हालात में बदलाव आना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई, और उसका असर क्या हुआ आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि जब आतंकी हमले देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहे, आतंकी कश्मीर तक जो है वहीं रोक दिए जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैं देखता हूं कई लोगों को नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत में आतंकी घटनाएं, उनकी अगर आप संख्या देखेंगे कि किस समय कितनी होती थी, 2004 से 2014 के बीच में अगर आप देखेंगे 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थी बॉस, 7,217। और 2014 से लेकर अगर आप 2024 तक देखेंगे तो इनकी घटनाएं जो हैं वो घटकर हो गई हैं 2,242, यानी 70% कम। और ये आतंकी घटनाएं भी जो हुई हैं बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर या कुछ इलाकों तक सीमित है। यह नहीं कि पूरे देश में बम फट रहे हैं।
अगर आप पत्थरबाजी देखिएगा, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उनकी संख्या देखिएगा आप, 2004 से 2014 2654 घटनाएं हुई बॉस। सालाना औसत है ये आपको सालाना बता रहा हूं। 2004 से 2014 के बीच 2654 घटनाएं पत्थरबाजी की हर साल होती थी। और अब अगर आप देखेंगे, 0, शून्य, कोई पत्थर नहीं चलता कश्मीर के अंदर। हड़ताल की वजह से कश्मीर बंद। यूपीए के वक्त में हर साल 132 दिन, पिछले 3 साल में एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। आतंकी घटनाओं में नागरिकों की मौत 2004 में 733, 2024 में 26। जवानों की शहादत 2004 में 331 जवान शहीद हुए, 2024 में 31 जवान शहीद। ये वो आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कैसे टेररिज्म को कंट्रोल किया और कैसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ कर रख दी। और यहां पूछा जा रहा है ऑपरेशन महादेव क्यों नाम रख दिया, सिंदूर क्यों नाम रख दिया, फलाना क्यों नहीं किया, ढिमकाना क्यों नहीं किया, खुद क्यों नहीं किया 60 साल में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगाई, वैसा ही यूपीए सरकार भी तो कर सकती थी। यही सेना थी बॉस, यही आर्म्ड फोर्सेस थे। इनका शौर्य जो है वो तब भी इतना ही कमाल का था, नेतृत्व जो है ना वो लुंज-पुंज था। यही बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में याद दिलाई। अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार तब आतंकी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे इनकी वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। अमित शाह आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे। अमित शाह को बोलते देख इंडी गठबंधन ने राज्यसभा में बॉयकॉट कर दिया। इंडी गठबंधन चाहता था कि राज्यसभा में भी पीएम आकर बोले। अमित शाह ने कह दिया कि पहले मुझसे तो निपट लो, पीएम आ गए तो झेल नहीं पाओगे। पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। और यह वही कांग्रेस है जिसकी सरकार के दौरान हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। लेकिन आज संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। सुनिए अमित शाह को। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। आतंकवाद पर अमित शाह ने कांग्रेस को धोया क्योंकि ये आज भी वैसी ही सोच रखते हैं। चिदंबरम जैसे नेता तो सबूत मांग रहे थे, कह रहे थे कि कैसे पता चला कि पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। आज यूनाइटेड नेशन से एक रिपोर्ट आई जिसने सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया। यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल बॉडी है यूएनएससी। उसने भी पहलगाम हमले में जो भारत ने कहा उसे मान लिया है। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया। यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो लश्कर के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता था। लश्कर और द रेजिस्टेंस फ्रंट आपस में जुड़े हुए हैं और यह बात सबको पता है कि लश्कर की जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसलिए टीआरएफ का नाम आने का सीधा मतलब पाकिस्तान को पॉइंट आउट करना है। यूएनएससी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने और इस पर लगाम लगाने पर सिफारिश देने के लिए गठित एक मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर हमला किया। इसमें 26 नागरिक मारे गए। उस दिन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली और साथ ही हमले के स्थल की एक तस्वीर प्रकाशित की। अगले दिन जिम्मेदारी का दावा दोहराया गया। साल 2019 के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की रिपोर्ट में लश्कर और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप का नाम आया। सूत्रों के हवाले से दावा है कि एक देश ने लश्कर से टीआरएफ के संबंधों को खारिज करने की कोशिश की और संभवतः यह देश पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने टीआरएफ को बचाने की कोशिश की। इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आने से इस ग्रुप के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध लगाना और आसान हो जाएगा। यानी जो राहुल गांधी कल पूछ रहे थे कि अरे कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, कोई भारत के साथ नहीं होता, यूएनएससी से रिपोर्ट आ रही है बॉस, पाकिस्तान को नंगा कर दे रही है। और इसीलिए कल पीएम ने कहा था कि सबका साथ मिल गया, सिर्फ कांग्रेस का नहीं मिला। आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर यूएनएससी की रिपोर्ट तब आई है जब इसी महीने पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता का एक मौका मिला। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर टीआरएफ पर लगे आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए यूएनएससी के आधिकारिक बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आतंकी संगठनों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे मॉडर्न नाम रखकर लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से ध्यान हटाने की पाकिस्तान की जो चाल थी वो भी फेल हो गई। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आना पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक हार और भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान इसी कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले या जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से उसका नाम न जुड़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने भी पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया, जबकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि किसी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, विदेश नीति फेल हो गई। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे थे कि भारत की फेल विदेश नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। आज इस पर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अचानक दोस्त नहीं बन गए, बल्कि इसकी शुरुआत 1962-63 में हो गई थी। जयशंकर ने कहा कि चीन पर इतना ज्ञान देने वाले राहुल गांधी शायद हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे। सुनिए एक बार। India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। तो है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर? कैसे? ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। अब आगे बढ़िए सर। 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है साहब, आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे।